आप सभी को जोहार। आज हम लोग क्लास 11th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मॉडल सेट पेपर पर डिस्कस करेंगे, जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से लिया हुआ है, जो CRT द्वारा निर्गत कर दिया गया है 11th का मॉडल सेट पेपर। तो हम लोग क्वेश्चन 1 पे आते हैं। समय को लॉस न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पहला प्रश्न मॉडल सेट पेपर का है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। मार्क करेंगे, दिया हुआ है नहीं है, यानी कि सांख्यिकी कौन कौन से कार्य को करता है। अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो कौन सा नहीं है, उससे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करना सांख्यिकी का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ सांख्यिकी। दूसरा बात करते हैं कि सांख्यिकी में जब हम लोग डाटा कलेक्शन करते हैं तो हमारा डाटा कलेक्शन दो तरह का होता है। पहला होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते हैं हम लोग। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करते हैं। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन का दो मेथड हो गया। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि डाटा कलेक्शन सांख्यिकी का एक पार्ट है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो डाटा का जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो ये भी एक फंक्शन है सांख्यिकी का। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। दूसरा है उस डाटा का हम लोग एनालिसिस भी करते हैं कि डाटा का आउटपुट क्या निकला, रिजल्ट हमने क्या फाइंड आउट किया। तो कौन सा सांख्यिकी का कार्य नहीं है, तो हम लोग बात करेंगे कि फोरकास्टिंग ऑफ डाटा। डाटा का फोरकास्ट करना, यानी कि पूर्वानुमान लगाना डाटा का सांख्यिकी का एक पार्ट, एक कार्य जो है वर्क नहीं है। कभी भी हम लोग सांख्यिकी में जब डाटा का कलेक्शन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डाटा का फोरकास्टिंग नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोरकास्टिंग ऑफ डाटा, या कहें आंकड़ों का पूर्वानुमान। सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन बात करें, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, श्याम लकड़ी से एक फर्नीचर का निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो श्याम क्या कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो श्याम एक फर्नीचर का निर्माण कर रहा है, फर्नीचर को बना रहा है। तो किसी भी चीज़ का अगर कोई निर्माण करता है तो वह प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब प्रोड्यूसर एक उत्पादक है, उत्पादन कर रहा है। श्याम लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण कर रहा है, दैट मीन्स हुआ उत्पादक है, प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देखें तो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो जो आंकड़ा को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्शन करता है, उसको हम लोग गणनाकार कहते हैं। उसको हम लोग गणनाकार बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग चलते हैं। 4 प्रश्न हमारा कह रहा है, 4 को देखें, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई। तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना, तो भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ था। उसके बाद जो पहली जनगणना हुआ था सो 1951 में। इसमें एक और प्रश्न होता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। ये हमारा आपका है प्रश्न है स्वतंत्र भारत में। एक प्रश्न होता है भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो उसका आंसर होगा 1872 में। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि भारत में संपूर्ण जनगणना कब हुई। जब संपूर्ण जनगणना की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 1881 में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हो जाएगा 1951 में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 प्रश्न क्या है, 5 प्रश्न कह रहा है कि समय के अनुसार
समूहित किए जाने वाले आंकड़ों का वर्गीकरण क्या है? समय के अनुसार। इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है समय के अनुसार, टाइम के अनुसार। टाइम यानी कि उसको काल बोलते हैं हम लोग, वैसे भी जानते हैं काल 3 तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो कालानुक्रम वर्गीकरण उसको हम लोग कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि किसी वर्ग का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास एक, आप जब सांख्यिकी बनाते हैं तो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कि 5 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले हम लोग इसका मिड वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल x से भी इंडिकेट करते हैं मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि औसत निकाल देते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का। 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो यहाँ पे जो हम लोग मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसी भी डाटा में, तो उसमें बेसिकली हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि जो उच्च वर्ग सीमा है और जो निम्न वर्ग सीमा है, जैसे कि ये हमारा निम्न वर्ग सीमा है, या उच्च वर्ग सीमा है। ये निम्न वर्ग सीमा हुआ इसके लिए, ये उच्च वर्ग सीमा हुआ, यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का हम लोग औसत निकाल रहे हैं। औसत इसलिए निकाल रहे हैं कि मिड वैल्यू में हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। किसी भी संख्या को आपस में ऐड करने के बाद जितना संख्या अगर उससे हम विभाजित कर देते हैं तो उसको औसत बोलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि संख्या 1 और 2 दो संख्या, दोनों को आपस में ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का औसत के द्वारा मिड वैल्यू को फाइंड किया जाता है। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत के द्वारा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं द एवरेज ऑफ हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका परास से रिलेटेड है, रेंज से रिलेटेड है। रेंज तो रेंज किसी भी डाटा का निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि उसका जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, उससे स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं तो इसका हो जाएगा कि रेंज जो है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। दैट इज द बी इज राइट आंसर। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 7 के बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं वृत्त आरेख यानी कि पाई डायग्राम। पाई डायग्राम किसको बोलेंगे हम लोग, ये हमारा पाई डायग्राम है। ये एक विमीय आरेख है, यूनिडायमेंशनल है, बाई डायमेंशनल है, ट्री डायमेंशनल है, या नो डायमेंशनल डायग्राम है। तो वृत्त में एक त्रिज्या होता है, त्रिज्या से ही हम उसका क्षेत्रफल भी निकालते हैं, पैरामीटर भी निकालते हैं। तो वृत्त में एक त्रिज्या होता है, इसलिए यह एक विमीय आरेख है। राइट आंसर बी। अगर इसका हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8 का वृत्त आरेख है तो राइट आंसर एक विमीय आरेख या यूनि डायमेंशन डायग्राम भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मोड। हिस्टोग्राम से मोड को फाइंड किया जाता है। राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। एक्स एक्सिस लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस ले लिए, वाई एक्सिस ले लिए। इस तरीके से हिस्टोग्राम
बनाते हैं हम लोग, जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं, जो हाईएस्ट है वही हमारा मोड होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही मोड बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम से हम लोग मोड को निकालते हैं, मोड फाइंड आउट करते हैं आयत चित्र के माध्यम से। प्रश्न अगर पूछे कि किसका वैल्यू ज्ञात किया जाता है तो मोड का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करना है वृत्त आरेख का। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पाई चार्ट का, पाई डायग्राम का या वृत्त आरेख का, कि वृत्त आरेख जो है एक विमीय होता है। तो फिर एक प्रश्न है कि एक वृत्त आरेख है, इसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। इसको हम लोग 100 बराबर भागों में, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ये 100 पार्ट नहीं है, डॉट 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 अगर हम लोग ले लें कि 100 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो पूरे वृत्त का हम लोग जानते हैं कि पूरे वृत्त का एंगल जो होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। 360 को अगर हम लोग 100 पार्ट में 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू क्या बच रहा है, 36 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ द 3.6 डिग्री। 3.6 डिग्री अगर 100 इक्वल पार्ट में एक वृत्त आरेख को डिवाइड किया जाता है तो उसका एंगल आपका हो जाएगा 3.6। तो राइट आंसर अगर इसका हम लोग देखें कि वृत्त आरेख को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग अंश का डिग्री कितना होगा, तो 3.6। दिस इज द राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है कि दिए गए आंकड़े से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक मोड की फाइंड आउट कर रहा है। मोड में हम लोग जानते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम बार अगर इसमें देखा जाए कि कौन सा संख्या आया है तो 26 26 26 26 3 टाइम्स आया है हाईएस्ट। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि कोई और ऐसा नंबर जो एक से ज़्यादा बार आया है तो आपको मिलेगा कि 12 है, 12 है, तो ये 2 बार ही आया है। 26 जो है 3 टाइम्स आया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोड का 26 यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टाइल इज अ मेजर्स विच डिवाइड्स द डाटा। यानी कि अब जब क्वार्टाइल की बात करते हैं, एक डाटा है तो इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। Q1 निकालते हैं, Q2 निकालते हैं और Q3 निकालते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, ये चौथा पार्ट हो गया। तो क्वार्टाइल क्या करता है कि 4 पार्ट में पूरे डाटा को डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा सी, 4 बराबर भागों में इंटू द 4 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी है। तो माध्यिका की बात करें तो वो पूरे डाटा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मीडियन जो आता है सो बी में आता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मीडियन जो है 2 बराबर भागों में बांटता है। और क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों ने देखा था कि क्वार्टाइल जो है पूरे डाटा को 4 बराबर भागों में बांटता है। क्वार्टाइल Q2 जो होता है वो मीडियन के बराबर होता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि मीडियन जो है किसके बराबर होता है, तो मीडियन हमेशा Q2 के बराबर होता है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए आंकड़े का परास की गणना कीजिए। अभी हम लोग का परास से रिलेटेड एक रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि R इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है 150 है, माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 20 है, दैट मीन्स द रेंज इक्वल टू 130। इट मीन्स राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अगर देखें तो 15 पूछ रहा है, निम्न में से कौन वितरण की असमानता का माप करता है।
यानी कि आय के अवितरण की अभी बात करते हैं, आय का असमान वितरण की बात करें तो वहाँ पर आपका लॉरेंज कर्व होगा, जो कि आय की या वितरण की असमानता की बात करता है। तो वितरण की असमानता की बात करें तो लॉरेंज कर्व वितरण की असमानता को माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आंकड़ा से मानक विचलन की गणना कीजिए। एक डाटा दिया हुआ है, इससे हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने का मेथड हमारा है, पहले तो एक्स ले लेते हैं। एक्स हमारा दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8। इसका एडिशन कर लेते हैं हम लोग। एडिशन करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 + 9 5 9, 9 + 6 15, 15 एंड 7 22, 22 + 8 30, 30। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पर 5 है। तो अगर हम लोग मीन निकालते हैं एक्स का, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वेशन हमारा एन का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 5, यानी कि मीन फाइंड आउट हो गया सिग्मा एक्स 6। सिग्मा एक्स 6 आ गया, यानी कि अब मीन को क्या करना है, सारे डाटा से माइनस करना है। मीन है 6, एक्स माइनस एक्स बार। 4 से 6 को माइनस करेंगे -2, 5 से 6 को माइनस करेंगे -1, 6 से 6 को माइनस करेंगे 0, 7 से 6 को माइनस करेंगे 1, 8 से 6 को माइनस करेंगे 2। नेक्स्ट हम लोग देखें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका हम लोग एडिशन निकाल लें एक्स माइनस एक्स बार का। 4 + 1 5, 5 + 0 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके फार्मूला पे। स्टैंडर्ड डिविएशन का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला अगर आप याद करें तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करते हैं हम लोग डिवाइडेड बाई एन, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 5, और ये पूरे का रूट में होता है, ये रूट कर दिए। 5 बाई से 10 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, दैट इज द √2, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन √2 आया। अब हम लोग √2 का अगर वैल्यू देखें, ऑप्शन में √2 नहीं दिया हुआ है। अगर ऑप्शन पे हम लोग गौर करते हैं तो ऑप्शन में कहीं पर भी √2 नहीं दिया हुआ स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू। तो दैट मीन्स कि √2 का वैल्यू निकालना होगा। तो √2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.414। अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि √2 का वैल्यू 1.414, ये ऑप्शन में अगर हम लोग खोजते हैं तो ऑप्शन बी द राइट आंसर स्टैंडर्ड डिविएशन का। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रोसेस को समझना होगा, वीडियो को पॉज करके आप स्टैंडर्ड डिविएशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। क्लियरली दिख रहा है कि आपका डाटा जो है, ग्राफ जो है ऊपर की ओर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का दो ऑप्शन आपके पास है, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ऊपर की ओर इसका स्लोप आप देखिए तो हर एक पॉइंट पर स्लोप जो है इक्वल बना रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि परफेक्टली कोरिलेशन होगा, यानी 17 का आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पियर्सन्स सहसंबंध गुणांक का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कोएफिशिएंट कोरिलेशन -1 से +1 के बीच में होता है।
between -1 to +1. Next question number 19. राइट आंसर इज 18 का डी। 19 कीमत सूचकांक क्या नापता है, प्राइस इंडेक्स क्या नापता है। तो प्राइस इंडेक्स एवरेज चेंज इन द प्राइस इन करेंट ईयर इन कंपेरिजन टू द बेस ईयर, दैट मीन्स आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों का औसत, यह हमारा कीमत सूचकांक बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पासे का मूल्य सूचकांक के भार के रूप में किस मान को व्यक्त करता है। तो भार के रूप में Q1 होगा। राइट आंसर इज सी द राइट आंसर। ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट ए कंप्लीट हुआ। यहाँ तक 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो आपका है 20 to 40 क्वेश्चन मॉडल सेट पेपर में, वो पार्ट बी से है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।